Yes. मैम Yes. मैम आपको अपना कौन सा Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am, no problem. मैंने आपको एक काम दिया था कि आपने वो कंप्लीट किया है. मैंने आपको बोला था कि आपको एक मैथमेटिकल जो चीज़ है वो सॉल्व करनी थी, क्वेश्चन सॉल्व करना था, जिसमें आपको 400 का 2/3 निकालना था. वो निकाला आपने? अभी निकालो बैठ करके. यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि अगर 300 मेंबर्स प्रेजेंट हैं 545 मेंबर्स में से, तो उनमें से आपको 273 मेंबर्स सपोर्ट में चाहिए होंगे. मिनिमम आपको इतने तो चाहिए ही होंगे. तो अगर 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो उनमें से कितने चाहिए होंगे आपको? 2/3 क्या निकलेगा इसका? चलिए आप करिएगा अपने. वापस से आज का दिन और दिया जा रहा है आपको ये सब करने के लिए. अब आगे बढ़ते हैं. रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स. अब क्या होता है, कई सारी स्टेट्स जो होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक लिखित में चीज़ देनी पड़ती है. ठीक है, एक आर्टिकल जो है वो दिया जाता है उनको स्टेट्स के द्वारा कि हाँ किस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं और किस चीज़ को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं. उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. कुछ आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, और अमेंडमेंट जो है वो मेन उसका प्रोसीजर जो है वो ये होता है कि आपको पावर्स जो हैं स्टेट और सेंट्रल के बीच में वो बांटनी पड़ेंगी. क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है और एक स्टेट गवर्नमेंट चलती है. तो दोनों के बीच में इस तरीके से पावर्स को बांटा जाता है कि वो आपस में क्लैश नहीं करें. उसके लिए एक आर्टिकल हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, स्टेट के द्वारा बेसिकली वो किया जाता है. ये ज़रूरी होता है स्टेट के लिए कि वो कंसल्ट करे और अपने से रिलेटेड जो भी उसके कंसेंट है, यानी कि उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करे प्रॉपर लीगल तरीके से. हमने फेडरल नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है. फेडरलिज्म क्या होता है, दैट पावर्स ऑफ द स्टेट मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. की जो स्टेट की पावर्स हैं वो किस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने. ठीक है, तो अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे. For some articles of the Constitution, special majority is not sufficient. कुछ articles जो हैं Constitution के उसमें special majority की ज़रूरत नहीं होती है. When an amendment aims to modify an article related to distribution of powers between state and the central government, or articles related to representation, it is necessary that the states must be consulted and that they give their consent. अब क्या होता है, जब हमारा सामने कोई अमेंडमेंट हमें करना होता है जिसमें हमें चेंजेस लाने हैं, ठीक है, मॉडिफाई करना है उस आर्टिकल को. क्योंकि हमने देखा था, जैसे अभी कल भी हमने पढ़ा था, दो तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं. एक में तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है और एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में लेजिस्लेचर की भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं पावर्स को लेकर के, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स को लेकर के और उससे रिलेटेड हमें अमेंडमेंट यानी चेंजेस लाने होते हैं आर्टिकल के अंदर, तो स्टेट को अपनी सारी बातें करके डिस्कशन करके अपना व्यू पॉइंट रखना होता है. We have studied the federal nature of the constitution. हमने पढ़ा है फेडरल नेचर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के. क्या है फेडरल नेचर, फेडरलिज्म क्या होता है? Federalism means that powers of the state must not be at mercy of the central government. इसका मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड नहीं हो, मतलब उसकी दया पे नहीं हो. एक तरीके से कॉमन भाषा में बोलना जाए तो स्टेट की पावर्स अलग हो जो वो एक्सरसाइज करे और सेंट्रल की पावर अलग हो. The Constitution has ensured this by providing the legislatures of half the states have to pass the amendment bill before the amendment comes into effect. और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, लेजिस्लेचर्स को इंक्लूड करा है. स्पेशल मेजॉरिटी के बाद में लेजिस्लेचर का सपोर्ट मिलना भी ज़रूरी है, तभी
स्टेट्स, आदि जो लेजिस्लेचर है स्टेट्स के, उनको आपको सपोर्ट ज़रूरी होता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए. We can say that for some parts of the constitution, greater or wider consensus in the polity is expected. हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक बड़ा पार्ट, या कह सकते हैं एक तरीके से इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो किस पे चलता है, कॉन्सेंस पे चलता है. कॉन्सेंस यानी कि आम जनता जो वोट करती है या आम सहमति से चलता है, सबके प्रॉपर वोटिंग के बाद में चलता है. This provision also respects the state and gives them participation in the process of amendment. ये provision जो है state को भी respect देता है, आदर देता है, और उसके participation की भी अहमियत रखता है. ठीक है. At the same time, care is taken to keep this procedure somewhat flexible, even in its more rigid format. Consent of only half the states is required and simple majority of state legislature is sufficient. ये वही चीज़ है जो कल हमने पढ़ी थी कि कैसे एक जगह पे तो वो कुछ बिल जो है उनमें तो सिर्फ मेजॉरिटी की ज़रूरत है दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में, और कुछ बिल में जो है मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं उनके भी हाफ सपोर्ट मिलना ज़रूरी है. तो ये वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ध्यान में रखा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर को भी इम्पोर्टेंस मिले, यानी स्टेट्स को भी इम्पोर्टेंस मिले, और आधा ही रखा गया है इसको, इस तरीके से फ्लेक्सिबल रखा गया है कि हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स ने अगर हाँ भर दिया है तो वो काम हो जाएगा. Thus, the amendment process is not impracticable even after taking into consideration this more stringent condition. ये क्या है, amendment process जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी impracticable हो, ठीक है, या survive नहीं कर पा रहा हो. ये सही है और किसी भी तरीके की difficult situation के अंदर हम इसको follow कर सकते हैं. We may summarize that the Constitution of India can be amended through large-scale consensus and limited participation of state. हम इसको समराइज करके, यानी कि इसको छोटे उसमें ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का वो लार्ज स्केल कॉन्सेंसस यानी आम सहमति के साथ साथ एक स्टेट्स का कुछ थोड़ा पार्टिसिपेशन से हम चीज़ें बदल सकते हैं. फाउंडिंग फादर्स टू केयर द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी ओपन टू ईजी टैम्परिंग. जो फाउंडिंग फादर्स यानी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, करा है, उन्होंने इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा है कि इसका काम करने का प्रोसीजर या इसको अमेंड करने का प्रोसीजर ईजी ना हो. And yet, future generations were given the right to amend and modify according to the needs and requirements of the टाइम. और उसके साथ साथ ही ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इतना फीजिएबल है, इतना इजी भी है कि वो समय के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार इसको अमेंड या मॉडिफाई कर सकें. इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ लीजिए, और आप अगर ऑडियो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो चैट ऑप्शन में जाकर के रिप्लाई दीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. ओके. Why have there been so many amendments? अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे इतने सारे अमेंडमेंट यानी चेंजेस क्यों किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. On 26th January 2019, the Constitution of India completed 69 year of its existence. 26 जनवरी 2019 को Constitution of India को 69 years हो गए थे complete. In these years, it was amended 103 times, यानी 103 times. इस साल तक इसमें यानी 69 years के अंदर इसके अंदर 103 अमेंडमेंट्स किए गए हैं एज ऑन 12 जनवरी 2019. और लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 12 जनवरी 2019 को. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आप याद रखेंगे. ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने अमेंडमेंट किए जा चुके हैं और लास्ट अमेंडमेंट कब किया गया था.
Given the relatively difficult method of amending the constitution, the number of amendment appears quite high. अब जैसा हमने समझा कि amendment करना इतना आसान नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो जितने नंबर के amendment किए गए यानी improvement किए गए या modify किया गया है वो बहुत ज़्यादा है. Let us try to find out how it is that so many amendments took place and what it means. अब देखते हैं कि ये amendment क्यों हुए हैं और किस तरीके से इतने सारे amendment किए गए हैं. Let us first look at the brief history of amendment. पहले हम history जानेंगे amendments की. Look carefully at the graphs below. जो graphs दिए गए उनको ध्यान से देखिए. ग्राफ 1 दिया गया है डेकेड का 51 से 60, 61 से 70. इसमें 5 से 10 के बीच में बताया गया है. यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 और 25 के बीच में इस तरीके से अमेंडमेंट दिए गए हैं. और ये है दूसरे साल के दूसरा ग्राफ है. ईयर्स टेकन फॉर एवरी 10 ईयर्स अमेंड. हर 10 सालों में कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट हुए हैं उस हिसाब से दिखाया गया है ये. द सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन 2 डिफरेंट वेज. दोनों जो सेम इंफॉर्मेशन है उनको 2 अलग तरीक़ों से दिखाया गया है. पहले ग्राफ में दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो हर 10 साल में हुए हैं वो बार इंडिकेट कर रही है कि कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं इस पीरियड में. दूसरा ग्राफ जो है वो ये दिखाता है कि हर 10 साल के अंदर ग्राफ जो है किस तरीके से अमेंडमेंट ले रहा है, हर 10 ईयर्स में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं. आप नोटिस करेंगे कि 2 डेकेड जो है 1970 से 1990 तक उसके अंदर लार्ज नंबर में अमेंडमेंट्स हुए हैं. और दूसरी तरफ सेकंड ग्राफ जो है वो ज़्यादा स्टोरी बता रहा है कि 10 अमेंडमेंट जो हैं वो इस छोटे से 3 इयर्स वाले स्पैन में हुए 1974 से 1976. यहाँ पहले 10 साल में कितने हुए, फिर 20 साल में कितने हुए, यहाँ पे 30 साल में. और यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है कि 15 से 16 के बीच में कितने हुए, 61 से 70 के बीच में, और इस तरीके से सो ऑन. ठीक है. अब इसको आप साथ साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा. लेट अस लुक फर्स्ट एट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट्स. लुक केयरफुली एट द ग्राफ्स बिलो. The same information is presented in 2 different ways. The first graph depicts the number of constitution amendments made every 10 years. पहला जो है वो ये दिखा रहा है कि हर 10 साल में किस तरीके से हुए हैं. द बार इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन दैट पीरियड. और ये बार जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि कितने अमेंडमेंट हुए हैं. ठीक है. The second graph depicts the time taken for every 10 amendments. The bar depicts the years taken for 10 amendments. अब ये जो है क्या बता रहा है, दूसरा ग्राफ बता रहा है कि टाइम कितना लिया गया है हर 10 अमेंडमेंट के लिए. और टाइम को ये दिखा रहा है कि 10 अमेंडमेंट कराने में इनको कितने साल लग गए, 10 से 12 साल के बीच में. ठीक है. फिर 10 से 20 ये यहाँ पर और दूसरे 20 अमेंडमेंट कराने का टाइम में कितना लग गया, 6 से 4 साल के बीच में, यानी कि 5 साल लग गए. ठीक है. इस तरीके से ये दिखा रहा है. दूसरे में नीचे टाइम पीरियड चल रहा है और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना लग गया 10 अमेंडमेंट कराने के लिए, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से इनका इंटरवल चल रहा है. कंफ्यूज नहीं होना है. You will notice that the 2 decades from 1970 to 1990 saw a large number of amendments. आप देखेंगे कि 1970 से 1990 के बीच में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं. 1970 से 1990 के बीच में इन 2 सालों में बहुत अमेंडमेंट किए गए हैं. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड द सेकेंड ग्राफ टेल्स वन मोर स्टोरी. दूसरा ग्राफ जो है वो ज़्यादा अमेंडमेंट दूसरी स्टोरी बता रहा है. 10 amendments took place between a short span of 3 years between 1974 and 1976. अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1974 से और 1976 के बीच में ज़्यादा टाइम लगा है अमेंडमेंट में. 1974 से 1976 के बीच में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं. इससे इसके बीच में 74 से 76 के बीच में. And again, in just 3 years, from 2001 to 2003, 10 amendments took place in the political history of the country. और फिर उसके बाद में दोबारा से
2001 से 2003 के बीच में भी 10 अमेंडमेंट, यानी कि जस्ट 3 से 4 साल के बीच में भी इन्होंने 10 अमेंडमेंट करवा लिए हैं. इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री दीज टू पीरियड्स आर रिमार्केबली डिफरेंट. अब हमारी पॉलिटिकल इतिहास के अंदर, ये हमारे देश के इतिहास के अंदर ये जो पीरियड रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट रहे हैं. द फर्स्ट वॉज अ पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन. ये जो साल रहा है पहला वो कांग्रेस डोमिनेशन का था, यानी कांग्रेस पार्टी जो जीत रही थी उसका था. कांग्रेस पार्टी हैड अ वास्ट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. इट हैड 352 सीट्स इन लोकसभा एंड अ मेजॉरिटी मोस्ट स्टेट असेंबली. उस समय कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी पार्लियामेंट में और उसके पास में 352 सीट्स थी लोकसभा के अंदर और इसको स्टेट असेंबली में भी काफ़ी मेजॉरिटी यानी बहुमत हासिल हुई थी. ऑन द अदर हैंड द पीरियड बिटवीन 2001 एंड 2003 वाज अ पीरियड मार्क्ड बाय कोलिएशन पॉलिटिक्स. और दूसरा पीरियड जो है उसके अंदर कोलिएशन यानी गठबंधन की सरकार इन्होंने बनाई थी. इट वॉज ऑल्सो अ पीरियड व्हेन डिफरेंट पार्टीज वर इन द पावर इन डिफरेंट स्टेट. ये वही पीरियड है जब अलग अलग पार्टीज जो है अलग अलग पावर्स में थी अलग अलग स्टेट्स के अंदर. The bitter rivalry between the BJP and its opponents is another feature of this period. और इसी पीरियड में बीजेपी और उसके जो ओपोनेंट्स थे उनमें काफ़ी राइवलरी भी थी, दुश्मनी भी थी. And yet this period saw as many as 10 amendments in just 3 years. और फिर भी यहाँ पर 10 अमेंडमेंट किए गए, वो भी सिर्फ 3 सालों में. The incidence of amendment is not dependent merely on the nature of majority of ruling party alone. इसीलिए अमेंडमेंट करवाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रॉपरली सिर्फ बहुमत हासिल करने वाली मेजॉरिटी पार्टी जो है उसके हक में ही नहीं होती, ओपोनेंट्स का साथ मिलना भी इसको जरूरी होता है. समझ में आया? आई सपोज सबको समझ में आ गया है, तो अब पढ़ते हैं आगे. देयर इज ऑलवेज अ क्रिटिसिज्म अबाउट द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स. अब हमेशा जितने भी अमेंडमेंट कराए जाते हैं उनको क्या आलोचना झेलनी पड़ती है. इट इज सेड दैट देयर हैव बीन फार टू मेनी अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बोला जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिए गए हैं. ऑन द फेस ऑफ फैक्ट इट दैट 103 amendments took place in 69 years just seem to be somewhat odd. अब 69 ईयर्स के अंदर ही 103 अमेंडमेंट उन्होंने कर दिए हैं, तो ये सबको ऑड चीज़ अजीब लगती है. बट द टू ग्राफ्स अबव सजेस्ट दैट अमेंडमेंट्स आर नॉट ओनली ड्यू टू पॉलिटिकल कंसिडरेशन. लेकिन ऊपर के ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन के हिसाब से नहीं है. बेरिंग द फर्स्ट डिकेड आफ्टर द commencement of constitution, every decade has witnessed a steady stream of amendments. अब अगर पहले डिकेड को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वाले आने डिकेड्स के अंदर आपने देखा होगा कि एक अलग सी स्ट्रीम चलती रही है अमेंडमेंट की, यानी एक फ्लो चलता रहा है. दिस मीन्स दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड द पार्टी इन पावर अमेंडमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसका मतलब ये है कि राजनीतिक नेचर को देखते हुए या उसको हटा करके देखें, भले वो कुछ भी रहा हो या पार्टी जो पावर में है उसका नेचर कुछ भी रहा हो, अमेंडमेंट समय के हिसाब से किए गए हैं. Was this because of the inadequacies of the original constitution? Is the constitution too flexible? अब इसके बाद में वापस से वही क्वेश्चन आ जाता है जो पहले उठा था, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से ओरिजिनलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल बहुत है. ये क्वेश्चंस हम बाद में मतलब वापस से उठ जाते हैं, और वो इसीलिए उठते हैं क्योंकि सिर्फ 69 ईयर्स के अंदर हमारे यहाँ पर 103 अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं. ये छोटे समय में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होना पाया गया है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब मैं आपको लिंक भेज रही हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए, हिस्ट्री क्लास के लिए. आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हों वो इकट्ठी कर लीजिएगा. हम मंडे को आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड. कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ठीक है.